हेलो। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हर पेशेंट के मन में आते हैं जब वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा होता है। और इस एपिसोड में हमारे से ये क्वेश्चन पूछेंगे परेश गनात्रा जी, जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड के एक्टर हैं। इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट हमारे से करवाया था और उनसे हमने आग्रह किया कि आप वो 10 क्वेश्चन पूछिए जो कि आपके मन में सबसे पहले आए थे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के पहले। आपके डाउट्स, आपको क्या एंजाइटी थी और क्या आप पूछना चाहते थे और पूछा था आपने हमारे से हेयर ट्रांसप्लांट के पहले। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और आपके मन में भी डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रश्न हैं तो बने रहिए। हम अभी परेश गनात्रा जी के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। स्टे ऑन। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब भी किसी से बात होती है तो वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट, क्या ये पेनफुल है? पेन या हेयर ट्रांसप्लांट में किसी और अन्य प्रकार की तकलीफ की संभावना बहुत कम है। हाँ, कोई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत एंशियस होते हैं, जिनको बहुत घबराहट रहती है, वैसे भी लाइफ में उनको घबराहट रहती है, हर एक चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं वो, तो उनको कई बार हमको हेयर ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया देने से पहले थोड़ा सुलाना पड़ता है। तो नींद का इंजेक्शन देते हैं जिसको सेडेशन कहते हैं। बड़ा माइल्ड होता है वो, इट लास्ट्स ओनली फॉर अबाउट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स तक ही उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो एक बार आपके पीछे इंजेक्शंस डोनर एरिया में और रेसिपिएंट एरिया जहाँ पे बाल लगाने हैं वहाँ पे लग जाता है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर अस्लीप थ्रू आउट द प्रोसीजर। ज़्यादातर लोग पूरे ड्यूरेशन में, जो कि 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है, उसमें सो रहे होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, तो आप गलत हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट ठीक से किया जाए और अगर ठीक से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एनेस्थीसिया दिया है, लोकल एनेस्थीसिया, तो कोई कारण नहीं है कि पेशेंट को तकलीफ हो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कभी कभी लोग, ये जानना चाहते हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं क्या ये परमानेंट है, यानी जो बाल आएंगे वो परमानेंटली रहेंगे? अब आपको तो मालूम ही होगा, आपने काफ़ी रिसर्च की है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम परमानेंट डोनर एरिया जो कि स्थायी डोनर एरिया है, जहां के बाल पक्के रहेंगे सारी उम्र भर, वहीं से हम बाल उठाते हैं FUE टेक्निक के थ्रू। परमानेंट जोन को डिफाइन करना थोड़ा कठिन है। जो लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वही बता पाएंगे कि ये पेशेंट का उसकी फैमिली हिस्ट्री के अनुकूल, उसकी बॉल्डिंग के अनुकूल जो ग्रेड बनेगा, फाइनल ग्रेड बनेगा, वो क्या है और कहां से ग्राफ्ट लेने हैं। अगर हम इस निर्धारित स्थायी जोन से बाहर जाते हैं, परमानेंट जोन से बाहर जाते हैं, तो वो जो बाल हम लेंगे उनकी ग्रोथ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो पतले हो जाएंगे बाल। कई बाल तो ट्रांसफर होने के बाद उगेंगे ही नहीं, तो उनके बारे में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जो परमानेंट बाल होते हैं, जो परमानेंट जोन से उठाए जाते हैं, उसी बालों को हम कह सकते हैं कि वो बाल हमेशा के लिए ग्रो करेंगे, क्योंकि वो परमानेंट बाल हैं, वो कभी नहीं जाएंगे। गंजे से गंजे आदमी में आप देखोगे पीछे एक एरिया होता है जिसमें बाल पूरी उम्र नहीं जाते, तो ये परमानेंट जोन होता है उस पेशेंट का। हर पेशेंट का सेम परमानेंट जोन नहीं होता, तो ये एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही बता पाएगा कि कौन से एरिया से बाल लेने हैं और कौन से एरिया से बाल नहीं लेने हैं। हमारे सेंटर पे आप देखोगे 3,500 ग्राफ्ट से ज़्यादा हमने कोई केस नहीं दिखाया होगा, क्योंकि 3,500 ग्राफ्ट्स अपर लिमिट होती है सेफ जोन की। अच्छे से अच्छे डेंसिटी वाला डोनर एरिया, उसमें हम 3,500 ग्राफ्ट ही ले सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा ग्राफ्ट लेते हैं तो वहाँ दिखना शुरू होगा। कई क्लिनिक आपको 6,000 ग्राफ्ट बताएंगे, 5,000 ग्राफ्ट बताएंगे, लेकिन वो फिर सेफ जोन से नहीं लेते। वो सेफ जोन से बाहर जाके जो कि कच्चे बाल हैं उनको उठाते हैं। आजकल मिथ बनी हुई है, जो धारणा है लोगों को कि हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ी देर के बाद फेल हो जाता है, वो इस कारणवश फेल होता है क्योंकि वो बाल परमानेंट जोन से नहीं उठाए हुए होते। आपने परमानेंट जोन की उल्लंघना की है, आप बाहर चले गए हैं परमानेंट जोन से। सो ये बाल कभी नहीं उगेंगे। अगर उग भी गए तो ये थोड़ी देर तक के मेहमान हैं और थोड़ी देर के बाद झड़ जाएंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट होता है अगर जो बाल हम उठाते हैं FUE के दौरान वो परमानेंट जोन से, यानी कि स्थायी एरिया से उठाए जाए। कोई ये भी सवाल पूछता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो एक सर्जरी है,
क्या और कोई तरीका नहीं है बाल उगाने का अदर देन सर्जरी? गंजापन में नए बाल आने का एक ही जरिया है और वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपके बाल पतले होके चले गए, उसका मतलब उनकी जड़ भी चले गई, तो ये बाल कभी वापस नहीं आएंगे। दवाई कर लो या कुछ भी कर लो, ये बाल वापस नहीं आने वाले। हाँ, अगर आपके बाल अभी पतले होने ही शुरू हुए हैं तो आप मेडिसिन लेके उनको मोटा कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। अगर मेडिसिन के बिना आपने गंजा होना है 3 साल में, तो अगर मेडिसिन लगातार लोगे तो हो सकता है 5 से 10 साल तक आपके बाल बने रहें। लेकिन मेडिसिन छोड़नी नहीं है। एक बार आप हेयर ट्रांसप्लांट की मेडिसिन स्टार्ट करते हो पतले बालों के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नहीं, अगर पतले बालों के लिए आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो वो लाइफ लॉन्ग है। जब तक आप मेडिसिन लेते रहोगे ये बाल आपके बने रहेंगे। जिस दिन आप मेडिसिन बंद कर दोगे उसके 2 से 4 हफ्ते में वो जो बाल मेडिसिन के जरिए बने हुए थे वो झड़ जाएंगे। दूसरे तरीके हैं बाल आने के, विग, जिसको आजकल हेयर सिस्टम भी कहते हैं, या अगर आप शेव्ड लुक चाहते हो तो SMP, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। कोई ये भी सवाल पूछता है कि मुझे बीपी है, डायबिटीज है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो क्या मैं ये सर्जरी करवा सकता हूँ? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे? कोई भी डिजीज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड प्रॉब्लम या अनेक सारी डिजीजेस होने से हेयर ट्रांसप्लांट रद्द नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट किसी भी कंडीशन में हो सकता है, बस वो पेशेंट के बाल होने चाहिए डोनर एरिया में लेने लायक, और उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर डायबिटिक है तो वो मेडिसिन भी होना चाहिए, और अंडर मेडिसिन उसके पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि हमको HbA1c टेस्टिंग से पता चलता है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपकी हार्ट कंडीशन कंट्रोल में होनी चाहिए। आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से हेयर ट्रांसप्लांट से पहले पूछना चाहिए कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ज्यादातर लोग जा सकते हैं। और अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन या और ब्लड थिनर्स, वो आपको 1 हफ्ता 10 दिन पहले बंद करना है और एक INR टेस्ट कराना है, जिससे कि आपकी कोएगुलेशन प्रोफाइल पता चलती है हमको कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपका ब्लीडिंग टाइम कंट्रोल में है। ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। और एक चीज याद रखिए, अगर आप ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं तो उस दिन सुबह, हेयर ट्रांसप्लांट की सुबह, आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेके आना है। कभी कोई ये भी सवाल पूछता है कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, क्या ये बहुत ही कॉस्टली है? इससे सस्ता कोई कोई तरीका नहीं है बाल उगाने का? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट, काफी लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट काफी कॉस्टली है, स्पेशली हमारे सेंटर में बोलते हैं काफी कॉस्टली है। लेकिन जो क्लिनिक एक दिन में 1 या मैक्सिमम 2 केस करते हैं तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट महंगा होगा ही, पर इतना महंगा नहीं होगा कि अनअफोर्डेबल है। तो आजकल इसके लिए आप EMI पे लोन ले सकते हो, और तरीके हैं जिसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, अफोर्डेबल बना सकते हो। जैसे कि आप सर्दियों में हेयर ट्रांसप्लांट ना कराइए जब मैक्सिमम भीड़ होती है, लोगों की छुट्टियां होती हैं। आप गर्मी में कराइए जब रश थोड़ा कम होता है, तो उसमें आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप वेटिंग लिस्ट में हमारे पास नाम लिखवा लीजिए। कोई सडन कैंसिलेशन होती, कल केस लिस्टेड है, वो नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो हम आपको शॉर्ट नोटिस पे मेल भेजेंगे या फोन करेंगे। अगर आप आ पाते हैं तो आपको काफी हैवी डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये तरीके हैं जिससे कि आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, अगर आपको जो एक्चुअल कॉस्ट है क्लिनिक का वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते। कोई ये भी पूछता है कि एक बार अगर हेयर ट्रांसप्लांट हमने करवा दिया तो क्या बार बार करवाने की जरूरत पड़ेगी? हेयर ट्रांसप्लांट जिस एरिया में किया गया है वहां पे एक ही बार होता है। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत टचअप प्रोसीजर चाहिए, तो वो तो बहुत कम ग्राफ्ट्स लगते हैं उसके लिए। लेकिन ये बाल अगर परमानेंट जोन से लिए हैं तो ये परमानेंट, ये लास्ट करेंगे, दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम, ये नहीं झड़ेंगे। हाँ, जो बाकी एरिया है जहाँ पे आपका गंजापन बढ़ रहा है, जो आपके नेटिव थिनिंग हेयर है, वहां पे अगर गंजापन बढ़ता है तो आपको और हेयर ट्रांसप्लांट कराने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट जिसमें ग्रेड 5 बॉल्डनेस हो रही है और वो 25 साल का है, तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स उसको लाइफ टाइम में कराने हैं 2 to 3। अभी 1 हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा और 2 हेयर ट्रांसप्लांट बाद में मैक्सिमम। लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है उसमें टचअप प्रोसीजर्स ही चाहिए होते हैं, वो एरिया फिर से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। हाँ, अगर
गलत किया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट, अगर बाल ही नहीं हो गए आपके, तो वो बात दूसरी है। पर वो जो अच्छी क्लिनिक्स हैं वहाँ पे ये यूजुअली नहीं होता। कभी कोई पूछता है कि जो डोनर एरिया बोलते हैं जिसे, जहाँ से बाल लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बाल वापस आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, डोनर एरिया के बाल एक बार ले लिए गए तो वो कभी नहीं उगेंगे, लेकिन आप और प्रोसीजर्स करा सकते हैं, क्योंकि पूरे बाल नहीं लिए जाते एक सेशन में। एक सेशन में सिर्फ 20% 30% ऑफ अवेलेबल हेयर लेते हैं डोनर एरिया के, और जब तक 50% डिप्लीट नहीं होते, जब तक 50% डोनर एरिया कम नहीं होता, हम लेते रहते हैं। सो इसीलिए हम 2 से 3 हेयर ट्रांसप्लांट डोनर एरिया, स्कैल्प के, सिर के डोनर एरिया से कर सकते हैं। जैसे आप नर्सरी से एक पौधा उठा के लेके आते हो और कहीं और लगाते हो, क्योंकि वो पौधा जड़ के साथ उठाया गया होता है, वो नर्सरी में फिर नहीं उगेगा, वो सिर्फ उगेगा जहां आपके अपने गार्डन में आपने लगाया है उसको। तो क्योंकि हम बाल भी रूट के साथ उठाते हैं, तो वो रूट क्योंकि निकल गया है वहां से, तो वहां बाल नहीं आएगा। वो ये भी पूछता है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं और समझो कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसके चांसेस क्या हैं? सक्सेसफुल ना होने के चांसेस क्या हैं? अगर हेयर ट्रांसप्लांट ठीक से किया गया हो तो वो अनसक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। अनसक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट तभी होता है अगर हमने पेशेंट को ठीक से इवैल्यूएट नहीं किया है, उसका डोनर एरिया वीक है और उसको हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, या अगर उसका डोनर एरिया वीक है और उसको हमने फिनेस्ट्राइड बोला है लंबे दौर तक लेने के लिए और वो नहीं लेता है, तब हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। पर अगर ये सब कंडीशंस नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, कई पेशेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के कि मेरी फुल डेंसिटी आ जाएगी, जैसे नेचुरल है वैसी आएगी, तो इन केसेस में फेलियर तो नहीं हम कहेंगे, पेशेंट चाहे कहे कि फेलियर हो गया है, लेकिन वो फेलियर पेशेंट को इसलिए लगता है क्योंकि उसकी ठीक काउंसलिंग नहीं हुई है, उसको ठीक से बताया नहीं गया कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसे रिजल्ट की आप अपेक्षा रख सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले डॉक्टर से मिलना, काउंसलिंग करना, डिटेल में रिजल्ट्स के बारे में पता करना, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपको लगेगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, अगर आपकी संभावना हेयर ट्रांसप्लांट से इतनी ज्यादा है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट आपको नहीं दे सकता। और आफ्टर सर्जरी हमें कितने महीनों तक या कितने सालों तक हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो केयर है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा केयर जो है वो सिर्फ 3 से 5 दिन है। उसके बाद जो केयर है बहुत कम है। 2 हफ्ते के बाद जब क्रस्ट जो खरीन निकल जाते हैं, उसके बाद तो कोई केयर है ही नहीं, बहुत कम केयर है। सिर्फ आपको मेडिसिन लेनी है 6 महीने तक या मैक्सिमम 9 महीने तक। 6 से 9 महीने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई और केयर नहीं है। हाँ, अगर आपके बाकी बाल पतले हैं तो उसके लिए आप केयर डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन लिखवा सकते हैं। अगर केयर के बारे में आपने और पता करना है तो ये ऊपर लिंक है जिसको आप प्रेस कीजिए और आपको 100 पॉइंट्स ऑफ केयर, जो 100 क्वेश्चन हेयर ट्रांसप्लांट के केयर के बारे में हैं, जो मैंने इकट्ठे किए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, और उसको जरूर पढ़ें। कोई भी जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, वो चाहे हमारे यहाँ से कराएं हेयर ट्रांसप्लांट या कहीं और से कराएं, लेकिन ये क्वेश्चंस और आंसर्स आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगी केयर के बारे में और क्या आपको एक्सपेक्ट करना है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रिलायबल, भरोसेमंद इंफॉर्मेशन हेयर लॉस और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं देता रहूं। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।